Hi everyone, my name is Ujjwal Chaturvedi. I cleared my CA finals in May 25 attempt. इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करूंगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में, जो कि सीए फाइनल का फर्स्ट पेपर है। इस फर्स्ट पेपर को लेके आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको लेक्चर्स अपने कवर करने, रिवीजन आपको किस तरीके से प्लान करना है, 1.5 डेज की आपको किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है जिससे कि आप पूरा सिलेबस आप रिवाइज कर पाएं, एमसीक्यू की तैयारी आप किस तरीके से करनी है आपको, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करूंगा। अगर एफ आर एज अ सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो एफ आर सी फाइनल का वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो इवन आप 80 से 90 मार्क्स तक का आप अचीव कर सकते हैं। यस, 80 से 90 मार्क्स इसमें लाना पॉसिबल है, लोग लेके आते हैं, आप भी अचीव कर सकते हैं। एफ आर लेंदी ज़रूर है लेकिन टफ नहीं है। एफ आर टफ कभी नहीं था। लेंदी भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सी ए फाइनल के अगर आप 2-3 सब्जेक्ट मिला दो, 2-3 सब्जेक्ट का उनका सिलेबस और एफ आर का सिलेबस एक तरफ, इतना बड़ा सिलेबस है एफ आर का। लेकिन आपको क्या करना है, अपने पॉजिटिव माइंडसेट से चलना है, एक राइट स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, आपको राइट मटेरियल आपको फॉलो करना है। अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो, आपको मतलब आप भी अच्छा स्कोर इसमें अचीव कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ लेक्चर्स की, कि लेक्चर्स मैंने कहाँ से बाय किए थे। आपको लेक्चर्स बाय करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेक्चर्स जो मैंने बाय किए थे वो प्रवीण जिंदल सर से बाय किए थे। उनकी क्लासेस का ड्यूरेशन अराउंड 400 आवर्स का था। 150 प्लस लेक्चर्स थे उनकी क्लासेस में। और मैंने उनके जो क्लासेस में नोट्स उन्होंने लिखवाए थे क्लास के दौरान, और जो क्वेश्चन बैंक उन्होंने दिया था, वो चीज़ क्लास के संग मैंने फॉलो किया था। मेरा टारगेट क्या रहता था कि जो भी मैं अपनी क्लास कंप्लीट कर रहा हूँ किसी भी दिन, तो उसके बाद जो भी क्लास कंप्लीट करने के बाद जो भी क्लास में कॉन्सेप्ट कराया गया है और जो भी क्वेश्चन कराया गया है, वो मुझे खुद से रिवाइज करना है। रिवाइज करने का मेन पर्पस क्या है यहाँ पे, क्यों मैं रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करता था, क्योंकि आप ये चीज़ नोटिस करेंगे, अगर आप कोई चीज़, आपने जो चीज़ अभी पढ़ी है उसको आप रिवाइज कर लेंगे अगर एक बार खुद से, वो चीज़ आपके माइंड में स्टोर हो जाएगी, बैठ जाएगी आपके माइंड में। तो ये मेन पर्पस होता था। इससे आपकी कॉन्सेप्ट पे भी ग्रिप बनने लगेगी। साथ साथ आपको क्या करना है, जो क्लास में होमवर्क आपको दिए जा रहे हैं क्वेश्चन, वो भी आपको सॉल्व करना है। उसके सॉल्व करते आपको अगर नहीं समय मिल रहा है किसी भी दिन सॉल्व करने का, तो आपको क्या वीकेंड पे आपको प्लान करना है कि वीकेंड पे मुझे जो भी मेरे क्वेश्चन पेंडिंग रह गए हैं उसको मुझे सॉल्व करना है। इससे आप कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई करना सीख जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट तो संग संग इम्प्रूव हो ही रहा है आपका। मेन जो प्रॉब्लम आती है एफ आर में, वो आती है लंबी ड्यूरेशन की क्लासेस, जो मैंने भी फेस की थी। अब जनरली क्या होता है मोस्टली कि इसमें आर्टिकलशिप की स्टार्टिंग में ही सब लोग अपनी एफ आर की क्लास स्टार्ट कर देते हैं, वैसे ही मैंने किया था। अब मैंने 2 साल पहले अपनी एफ आर की क्लास स्टार्ट कर दी थी, और जब 2 साल बाद मेरा फाइनल का अटेम्प्ट आया, तो जो चीज़ मैंने क्लासेस में नोट्स अपने प्रिपेयर किए, अपने क्लासेस करी, वो कोई चीज़ मुझे रिकॉल ही नहीं हो रही थी। तो ये चीज़ बड़ा मुझे डिसहर्टनिंग सा फील हुआ कि मैंने 400 घंटे इसमें क्लासेस में दिए, उसके बाद भी मुझे कोई चीज़ रिकॉल नहीं हो रही है। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, 2 साल बाद आप कोई चीज़ उठा के देखोगे तो नहीं रिकॉल होगी। ह्यूमन, हम लोग का माइंड है, हम लोग का जो ह्यूमन माइंड में आप किसी चीज़ को आप नहीं रिवाइज करेंगे तो वो नहीं रिकॉल होगा। तो एक चीज़ जो मतलब मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, वो ये है कि 400 घंटे की चाहे आप क्लास करो, चाहे 200 घंटे की आप क्लास करो, आपके कॉन्सेप्ट आपके दोनों तरह की क्लासेस में आपके क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट आपके मेन जो फ़र्क आता है ना आपका स्कोर में, जब आप एग्ज़ाम दे के आते हैं, वो आता है आपकी राइटिंग प्रैक्टिस का, कि आप कैसे क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं, फिर क्लास करने के बाद कितनी राइटिंग आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितनी बार उसको रिवाइज कर रहे हैं। ये चीज़ मेन इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके स्कोर में। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप 400 घंटे की बजाय आप 200 घंटे की क्लासेस लो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार, जितना बार आप रिवाइज कर पा रहे हो उसको रिवाइज करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो उसकी, और उसके बाद आप ये चीज़ अगर फॉलो करोगे आप, तो आप भी अपना स्कोर आप इंक्रीज कर पाओगे एफआर में। अब मैं बात करूँगा कि मटेरियल मैंने कौन सा यूज़ किया था, आपको कैसे अपने जो मटेरियल को अप टू डेट रखना चाहिए। तो मटेरियल जो मैंने जैसा बताया कि क्लासेस के संग मैंने प्रवीण जिंदल सर का जो मटेरियल फॉलो किया था, उन्हीं के क्वेश्चन बैंक फॉलो किए थे, उन्हीं के नोट्स मैंने फॉलो किए थे। लेकिन जब मेरा फाइनल का जब अटेम्प्ट आया, तो जो मैंने रिवीजन स्टार्ट किया, उस समय मुझे कोई चीज़ रिकॉल नहीं हो रही थी, और मटेरियल जो मेरा क्वेश्चन बैंक था वो भी आउटडेटेड हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने प्रतीक जगाती सर का क्वेश्चन बैंक और उनके कॉन्सेप्ट नोट फॉलो किए थे। और मेरा सारे सब्जेक्ट में अप्रोच ये रहा है कि मुझे फुल सिलेबस का कवरेज अपना रखना है, जिससे कि अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आ जाए तो मुझे ये ना लगे कि ये वो मैंने क्वेश्चन क्यों नहीं किया, मतलब या वो मैंने कॉन्सेप्ट क्यों नहीं किया। तो ये मेरा अप्रोच रहता था। अब प्रतीक जगाती सर के में भी अगर मैं उनके नोट्स या कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहा हूँ, तो उसमें भी मेरा क्या अप्रोच था, उसमें ये अप्रोच रहता था मेरा कि मुझे ये इंश्योर करना है कि उसमें आईसीआई के स्टडी मटेरियल का
आईसीआई के पास पेपर, आईसीआई के एमटीपी, आरटीपी के क्वेश्चन कवर हैं कि नहीं। अगर कोई क्वेश्चन कवर नहीं होता था उसमें, तो मैं उसमें या तो स्टडी मटेरियल में ही मार्किंग कर लेता था, नहीं तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, कंपाइल आप कर सकते हो कि आप उसका प्रिंट आउट निकाल के एक ही जगह आप कंपाइल कर लो उसको, तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मेरा मतलब मानना ये है कि आप ज़्यादा अगर अपने रिसोर्सेज को, एक मटेरियल आप पकड़ो, उसको आप उसी को 3-4 बार उसको रिवाइज़ करो, ना कि आप ज़्यादा मटेरियल आप लेके चलोगे तो आपको 1.5 डेज़ में आपको दिक्कत आएगी रिवाइज़ करने में। तो मैंने क्या किया था, मई 25 में बहुत सारे क्वेश्चंस स्टडी मटेरियल में ऐड हुए थे। तो मैंने क्वेश्चन में अपने उसको मार्क कर लिया था यहाँ पे। अपने जो मैंने कॉन्सेप्ट नोट्स क्वेश्चन बैंक फॉलो किए कि एडेड इन दिस मई 25 मटेरियल, ऐसे ही आप मार्क कर सकते हैं अपने, इससे कि आप कोई चीज़ मिस ना कर। अब बात करता हूँ आईसीआई स्टडी मटेरियल की, कि आईसीआई स्टडी मटेरियल मैंने कवर किया था कि नहीं किया था। आईसीआई स्टडी मटेरियल मैंने इंश्योर किया था कि जो मेरा क्वेश्चन बैंक में उसमें ही आईसीआई मटेरियल के टीवाई के इलस्ट्रेशन मेरे ऑलरेडी कवर्ड थे। तो चारों मॉड्यूल मैंने फॉलो नहीं किए थे, मैंने उसको नहीं छुआ था, क्योंकि ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है कि 4 मॉड्यूल से आपको सारा क्वेश्चन कवर करना। इससे बेटर ये है कि आप एक प्रॉपर क्वेश्चन बैंक फॉलो करो, उसमें आप ये इंश्योर करो कि सारे क्वेश्चन उसके कवर है कि नहीं। क्योंकि आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप पास्ट के पेपर उठाओ तो उसमें आप देखोगे कि टीवाई के और इलस्ट्रेशन के आप भर-भर के क्वेश्चन आईसीआई स्टडी मटेरियल से आ रहे हैं। तो अगर आप आईसीआई स्टडी मटेरियल आप छोड़ के गए, अगर आईसीआई मटेरियल आप छोड़ के गए, तो आप ये समझो बहुत बड़ा आप रिस्क ले रहे हो। आईसीआई स्टडी में मैं तो ये कहूँगा, जहाँ तक ये कहूँगा, आप और चीज़ करो ना करो, आरटीपी के आपका समय नहीं है, एमटीपी के लिए समय नहीं है, पास्ट ईयर के समय नहीं है, लेकिन आईसीआई मटेरियल भी अगर आप करते जाते हो, तो भी आपका एग्जामिनेशन लायक आपका जो पेपर है वो आपका हो जाएगा उसमें। तो इसलिए आईसीआई मटेरियल करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात करूँ अगर रिवीजन की, कि रिवीजन आपको किस तरीके से प्लान करना है, मैंने किस तरीके से प्लान किया था। तो मेरा टारगेट ये था कि एफआर को मुझे अपनी प्रिपरेशन लीव में 3 बार रिवाइज़ करना है, और फाइनल का जब मैं पेपर देने जाऊँगा, 4-5 दिन का जो समय दूँगा, उसमें भी मुझे 2 बार एटलीस्ट रिवाइज़ करना है एफआर को। तो जो एफआर के मैंने रिवीजन, जो फर्स्ट रिवीजन किया था, उसमें मैंने 20 डेज़ एलोकेट किए थे, सेकंड को 15 डेज़ और थर्ड को मैंने 7 डेज़ अपने एलोकेट किए थे, कि मुझे इतने दिन में एफआर कंप्लीट करना ही करना है। अब फर्स्ट रिवीजन में आपका क्या टारगेट होना चाहिए? मेरा टारगेट ये था कि जो मुझे सारा पूरा सिलेबस कवर करना है, आईसीआई की स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन करने हैं, एमटीपी के क्वेश्चन करना है, आरटीपी करना है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन करने हैं, और मुझे अप्रोच क्या होना चाहिए आपका, कि जो भी आपका आप कॉन्सेप्ट नोट आपने लिखे हैं, उस कॉन्सेप्ट को आप रीड करो एक बार। कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको आप क्या करो, यूट्यूब रिवीजन की आप हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब रिवीजन के थ्रू आप उसको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, आप उसके आप क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाओगे, आप देखते जाओ, देखोगे आपका कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट अप होगा। ऐसे करके आपके सारे जो इंडियाज़ हैं उसको आपको कवर करना है। कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन करे, कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन करे। अब आपको इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको एक चीज़ माइंड में अपने रिवीजन करते समय ध्यान रखनी है, कि आप 1.5 डे के लिए आप अपनी जो है आप प्रिपरेशन कर रहे हो। 1.5 डे के लिए आपको मटेरियल जो है वो रेडी रखना है। तो मैं कह रहा 1.5 डे नहीं, तो आपको 4-5 डेज़ के लिए आपको प्रिपरेशन आपकी करनी है, क्योंकि शुरू एफआर के आप 4-5 डेज़ आप दे सकते हो। तो उसमें आपको क्या करना है, अपने मटेरियल को कट शॉर्ट करना है। कोई क्वेश्चन आपको जो लग रहा है कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, कॉन्सेप्ट की रीडिंग करने से ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसको आपको कट कर देना, उसको आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप नोटिस करो, ध्यान में रखो कि दोबारा उसको क्वेश्चन को नहीं करना है। आपको संग-संग आपको जो ट्रिकी क्वेश्चन है उनको मार्क करते हुए चलना है, ट्रिकी पॉइंट्स को मार्क करते हुए चलना है, हाइलाइट करते हुए चलना है। आप क्या करोगे, जो आपने ये क्वेश्चन हाइलाइट किए, मार्क किए हैं, इन्हीं को आपको सेकंड रिवीजन में देखना है। आपको जो आपने क्वेश्चन कट कर दिए उनको दोबारा नहीं देखना है आपको, क्योंकि आप ये चीज़ सोच के चलो ना कि आप सारा सिलेबस एंड मोमेंट पे आप कवर नहीं कर पाओगे। आपको चीज़ें कट शॉर्ट करनी पड़ेंगी। आपको जो चीज़ आपको एक बार आ रही है वो आपको आगे भी ध्यान आ जाएगी। तो इसलिए आपको कट शॉर्ट करते हुए चलना है सारी चीज़ें। ऐसे ही सेकंड रिवीजन में आपको करना है, ऐसे ही थर्ड रिवीजन में आपको करना है। अब बात करता हूँ कि जो फाइनल एग्ज़ाम जब मैं अपना देने जा रहा हूँ एफआर का, तो उस समय 4-5 दिन मुझे कैसे अपना रिवीजन प्लान करना चाहिए। तो मैंने अपना टारगेट किया था कि मुझे 2 बार एटलीस्ट रिवीजन करना है विद राइटिंग प्रैक्टिस। जी हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस भी मैं बताऊँगा, आप कर सकते हो अपना 5 दिन के रिवीजन में। कैसे करना है? पहले 2 अप्रोचेज़ हैं। आपने कोई प्लान बनाया है उसका, तो प्लान बनाने के आपने तो उसी प्लान को फॉलो करो कि इसी प्लान को मैं कंटिन्यू करूँगा। अगर आपने कोई प्लान नहीं बनाया है, तो आप क्या करो कि मैराथन फॉलो करो, किसी मैराथन को, और उसके बाद सेल्फ स्टडी करो। मैंने यही अप्रोच फॉलो किया था, मैराथन देखा था,
तो उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी करी थी। तो जो आपके 5 दिन है उसमें पहले 2 दिन आप मैराथन को दो। मैराथन के ज़रिए आप अपना जो कॉन्सेप्ट आप अपने जो भी है कवरेज करो, आप सारी चीज़ें क्वेश्चन आप जो टीचर हाइलाइट करा रहा है, मार्क करा रहा है इम्पोर्टेंट, उसको आप अपने नोट्स में हाइलाइट करो क्वेश्चन बैंक में। उसको फिर आप 1 दिन आप क्वेश्चन करने में का आप समय दो। 1 से डेढ़ दिन आप क्वेश्चन करने में समय दो। राइटिंग प्रैक्टिस आपको करके देखनी है, जो हाइलाइट उन्होंने कराया है जिस क्वेश्चन को, उसकी आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो राइटिंग प्रैक्टिस के दौरान आपको संग-संग क्या करना है, आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको संग-संग उसको आपको मार्क करते हुए चलना है। मार्किंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मार्किंग नहीं करोगे, तो लास्ट के 1.5 डेज़ में आप सही से अपना प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाओगे, सेकंड रिवीजन आप सही से नहीं कर पाओगे। इसलिए मार्किंग आप करते हुए चलें। जिस चीज़ों को आप राइटिंग प्रैक्टिस के दौरान मार्क करेंगे, उसी चीज़ों को आप 1.5 डेज़ में रिवाइज़ करेंगे, और कोई चीज़ आपको अदर अदर रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर इस तरीके से आप इस प्लान के अकॉर्डिंग आप चलो, तो आप देखोगे किस तरीके से आपका 2 बार आपका रिवीजन हो जाएगा, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, स्मार्ट तरीके से आपने पूरा सिलेबस भी कवर कर लिया डिटेल में, सारी चीज़ें आपकी अच्छे से कवर हो जाएँगी। अलग और इसके बाद आप देखोगे कितना कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट अप होगा, एग्ज़ाम से पहले आपके हाथ भी चलने लगेंगे, सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हो जाएँगी। तो आपको बस ऐसे ही अपना रिवीजन आपको करना है। अब कुछ बात पेपर प्रेजेंटेशन की भी कर लेते हैं कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से पेपर प्रेज़ेंट करना है, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में फुल मार्क्स आप स्कोर कर पाओ। कई बार ये क्वेश्चन आता है, क्या हमें आईसीएआई ने जैसे सॉल्यूशन दे रखा है किसी भी क्वेश्चन का, एग्जैक्ट सेम टू सेम उसी तरीके से हमें वही सेम टू सेम प्रेजेंट करना है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जिस तरीके से आपको क्लास में कराया गया है, उस तरीके से भी आप अगर प्रेजेंट करोगे, तो अभी आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आपको स्टेप मार्किंग का इसमें होता है, एफआर में और एएफएम में स्टेप मार्किंग के भी स्कोर होता है। स्टेप अगर आप उस स्टेप से आप चलोगे, उस सारी स्टेप्स फॉलो करोगे, आपका और उनका आंसर अगर मैच करेगा, तो भी आपको फुल मार्क्स उसमें अचीव कर लोगे आप। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको और अच्छा पेपर प्रेज़ेंट करना है, फुल मार्क्स और अच्छे से अचीव करने हैं, तो क्या आपको करना चाहिए? जैसे बड़े-बड़े इंडेस हो गए, कंसोलिडेशन हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, लीज़ेज़ हो गया, इंड एस 115 हो गया, शेयर बेस्ड पेमेंट हो गया, और बाकी अदर जो इंडेस हैं, इसमें आपको क्या करना है, अगर कोई भी क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है, या आपको कोई भी आपको जहाँ भी लगता है कि मुझे मतलब ज़्यादा मार्क्स के लिए मतलब पूछा कम जा रहा है, लेकिन है क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का, तो उसमें आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको 2-3 लाइनें आपको उस कॉन्सेप्ट रिलेटेड लिखनी है, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है। आप 2-3 लाइन लिखो, उसके बाद जो आपको क्वेश्चन में मांगा गया है, उसका आप सॉल्यूशन प्रेज़ेंट करो उसका, और आपको वर्किंग नोट आप प्रेज़ेंट करो। इस तरीके से आप प्रेज़ेंट करोगे, तो आपको आप देखना हमेशा आपको चांसेस रहेंगे कि फुल मार्क्स आप अचीव कर पाओ। इससे क्या होता है ना कि एग्ज़ामिनर पे एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है कि हाँ, इस स्टूडेंट को इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी है, इसे नॉलेज है इस चीज़ की। तो आप इस तरीके से आप चलो, आप अपना अच्छा स्कोर और इंक्रीज़ कर सकते हो आप। अब मैं बात करता हूँ कि एबीसी एनालिसिस क्या मैंने फ़ॉलो किया था? ऑनेस्टली अगर बताऊँ, तो मैंने किया भी था और नहीं भी किया था। एबीसी एनालिसिस फ़ॉलो करना क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से आपको फ़ॉलो करना है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो सिलेबस है, वो आपका बहुत बड़ा सिलेबस है, लेंथी सिलेबस है, मतलब तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन-सा आपके जो टॉपिक्स हैं, वो आपके मोस्ट स्कोरिंग है, आपकी कौन-सी ए कैटेगरीज़ में आते हैं, कौन से बी कैटेगरी में आते हैं, कौन से टॉपिक कौन सी सी कैटेगरी में आते हैं। अगर आप ये चीज़ ही नहीं पता होगी, तो आप मान लो सी कैटेगरी का आपने कोई टॉपिक कर लिया और ए कैटेगरी और बी कैटेगरी की आपने रिवाइज़ नहीं किया चीज़ें, तो आप इसका मतलब तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। इसलिए इसमें क्या करना है आपको, मैंने क्या किया था, एक आपको प्रायोरिटी सेट करनी है कि छोड़ना कुछ नहीं है। मैंने भी ऐसे ही किया था कि ए और बी कैटेगरी का आपको क्या करना है, पहले करना है, सी कैटेगरी को बाद में करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सी कैटेगरी में कोई टॉपिक डाल दी तो वो नहीं आएगा। एमसीक्यू है, आपसे अगर आप कोई भी चीज़ आप छोड़ के जा रहे हैं और एमसीक्यू में वही चीज़ आ गई या डिस्क्रिप्टिव में कोई चीज़ आ गई, तो वहाँ आप अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। इसलिए आपको जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, इंड एस 102 हुआ, आपका लीजेस हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आप देखेंगे तो यही टॉपिक्स अराउंड 40 टू 50 मार्क्स का वेटेज कवर करते हैं। तो आपको इस तरीके से अपना प्लान बना के चलना है कि मैं जो मोस्ट स्कोरिंग चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज वाली हैं, उसको मैं पहले करूँ, और जो लेस वेटेज वाली हैं, उसको मैं बाद में करूँ। छोड़ना आपको कुछ नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करता हूँ मॉक टेस्ट की, क्या मैंने कोई मॉक टेस्ट दिया था? अगर ऑनेस्टली अगर कहूँ, तो मैंने कोई मॉक टेस्ट सीरीज़ जॉइन नहीं करी थी। मेरा मतलब सिंपल सा अप्रोच था सारे सब्जेक्ट्स में कि मॉक टेस्ट मुझे पता था कि मेरी राइटिंग स्पीड अच्छी है, तो अगर कैसा भी लेंथी पेपर आता है, तो मुझे पता है कि 90 से 95 मार्क्स का मैं ईज़िली अटेम्प्ट कर पाऊँगा। इसलिए
बस मेरा मॉक टेस्ट मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे। मेरा टारगेट ये था कि फ़ोकस मुझे अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, अपने जो क्वेश्चन्स हैं, उन पे अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करनी थी। बस लास्ट में मैंने एक बार ऐसा किया था, जब मेरा ओवरऑल पूरा रिवीजन हो गया था, फाइनल थर्ड रिवीजन तक हो गया था, तो मैंने आईसीआई का जो मॉक टेस्ट होता है, उसको एक बार मैंने खुद से सॉल्व करके देखा था। जिससे कि आप एक बार, अगर आपको लगता है कि आपको खुद में एक बार कॉन्फिडेंस, आपको कमी पड़ रही है कॉन्फिडेंस की, तो आप एक बार आईसीआई का मॉक टेस्ट पेपर आप अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। वैसे ही मैंने किया था। तो बस मॉक टेस्ट में आपको आप चाहें तो ये चीज़ फ़ॉलो कर सकते हैं। एमसीयू की आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजी आपको रखनी चाहिए, किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। मैंने जो किया था एमसीयू में, मैंने एक्स्ट्रा समय बिल्कुल नहीं दिया था एमसीयू को। मेरा फ़ोकस था कि जो कॉन्सेप्ट नोट हैं, उसको मैं अच्छे से कवर करूँ, और सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट अगर मेरे स्ट्रॉन्ग है, मेरे सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, तो एमसीयू मेरे ईज़िली कवर हो जाएँगे। आप देखेंगे ना कि कोई सा भी आप क्वेश्चन उठा के देखिए, अब तो नवंबर 24 से क्या होने लगा है, इंस्टीट्यूट अब तो एमसीयू के पेपर भी उन्होंने इश्यू करना जारी कर दिए हैं। तो आप देखेंगे कि आप एक बार एक चीज़ करके देखिएगा, कि आप सिलेबस आप कवर करें पूरा अपना, तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं एमसीयू के, आप एक बार उनको सॉल्व करके देखिएगा 30 मार्क्स के। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है एमसीक्यू में। आप टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको एमसीक्यू करने हैं, तो आप बीओएस नॉलेज पोर्टल के आप जो एमसीक्यू आईसीआई ने इश्यू किए हैं, वो आप उनको कर सकते हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन भी हैं, केस स्टडी क्वेश्चन भी। केस स्टडी तो जो उन्होंने आईसीआई मटेरियल से जो भी उन्होंने उठाए हैं क्वेश्चन्स, वही सारे केस स्टडी में डाल रखे हैं। तो उसको आपको बार-बार करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दो, आपका ईज़िली एफआर हो चाहे एएफएम हो, सब में आपका एमसीक्यू ईज़िली आपके स्कोर अचीव हो जाएगा। अगर किसी का एफआर में या किसी अदर सब्जेक्ट में किसी भी तरह का कोई डाउट है, स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। आप मुझे लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मैं आपको अपनी सर्टिफाइड कॉपी का भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वो चीज़ आप वहाँ से रेफर कर सकते हो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।